नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 9 अगस्त के दिन इरोम शर्मिला अपना उपवास तोड़ने जा रही हैं। इरोम शादी करेंगी और चुनाव भी लड़ेंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब इरोम शर्मिला की कहानी का ठीक से पाठ करने में चूक गए। आए दिन कोई ना कोई नेता भारत के लोकतंत्र की महानता का गुणगान करते रहता है। क्या वे लोग भी चूक गए? 16 साल तक किसी एक शख्स ने उपवास के जरिए अपनी बात रखी हो, क्या उसका धीरज महान लोकतंत्र की राज्य व्यवस्थाओं के लिए मिसाल नहीं है? एक नागरिक के रूप में आप इरोम शर्मिला की संघर्ष यात्रा को कैसे देखना चाहेंगे? यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन या आंदोलन को कैसे देखते हैं। क्या आप कभी खुद किसी धरना प्रदर्शन में गए हैं? हम में से बहुतों की जिंदगी बिना किसी आंदोलन में गए गुजर जाती है। वैसे लोग भी इरोम शर्मिला के आंदोलन के महत्व को समझ सकते हैं। हमारे नेता अपने जेल जाने या लाठी खाने की कहानी तो 20 बार सुनाते हैं, पका देते हैं, मगर इरोम जैसे किसी नागरिक के संघर्ष की दास्तान से कन्नी काट लेते हैं। आखिर क्यों इरोम शर्मिला का यह फैसला बड़ी घटना की तरह दस्तक नहीं दे सका? जब तक वो अनशन पर रही, हर आंदोलन के चरम और धीरज की मिसाल बनकर रही। क्या इसलिए हुआ कि हम और आप अब ऐसे लोकतांत्रिक संघर्षों को अहमियत देने से बचते हैं? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र आंदोलनों की आवाज संसद तक पहुंची, खूब तकरारें हुई, मगर ये आंदोलन धीरे धीरे ठंडे भी पड़े। सरकार की ताकत के इतने रूप होते हैं कि उसके सामने छोटे समूहों का टिक पाना मुश्किल होता है। छात्र राजनीति को लेकर तमाम सरकारें और राजनीतिक दल सुस्त हो चुके थे, लेकिन हाल के छात्र संघर्षों ने राजनीतिक दलों को सतर्क भी किया। शायद यही वजह रही होगी कि मीडिया और रिटायर नौकरशाहों के जरिए बार बार कहा जाने लगा कि छात्र कॉलेजों में पढ़ने आते हैं, राजनीति करने नहीं आते हैं। मंत्री तक ये बात बोलने लगे कि उन्हें राजनीति से दूर रहना चाहिए। वे अपनी जवानी के किस्से तो बेचते रहते हैं, मगर चाहते हैं कि दूसरों को ये किस्सा सुनाने का मौका न मिले कि वो भी कॉलेज के दिनों में किसी आंदोलन में गया था। जिस देश की आजादी का इतिहास कॉलेजों में पढ़ने वाले कई नौजवानों की आवाज उठाने से भरा हुआ है कि कैसे उन युवाओं ने किताबें पढ़ी, लिखी, लाठियां खाई, जेल गए और फांसी पर भी चढ़ गए। इसी देश में एक रिटायर नौकरशाह हुए हैं TSR सुब्रमण्यम। उनकी कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कैंपस में प्रदर्शन, आंदोलन, घेराव और अन्य बाधा डालने वाली गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। इसके कारण परीक्षा में देरी होती है और इम्तिहान स्थगित होते हैं। राजनीतिक रूप से सक्रिय छात्रों का छोटा सा समूह ऐसे व्यवधान पैदा करता है। रितिका चोपड़ा की रिपोर्ट की हेडलाइन है कि कैंपस में राजनीतिक गतिविधियों को सीमित किया जाए। एक दिन कोई और रिटायर नौकरशाह आएगा जो रिपोर्ट देगा कि समाज में लोग खाने, कमाने और मरने आए हैं, आंदोलन करने नहीं आए हैं। इससे सरकार को नुकसान हो रहा है। जैसे गुजरात में पटेल और दलित आंदोलनों को अवैध घोषित कर देगा इस तरह का रिटायर नौकरशाह। बिना इन सवालों पर गए आप इरोम शर्मिला की कहानी की सीमा और संभावना को नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए आप इतनी आसानी से नहीं समझ सकते ये बात कि किस तरह राजनीतिक दल प्रदर्शन करने का अधिकार सिर्फ अपने तक सुरक्षित रखना चाहते हैं। वे नागरिकों के धरना प्रदर्शन को अवैध घोषित करने लगे हैं और उन्हें जगह भी नहीं देते बल्कि लाठियां बरसाते हैं। मीडिया अब इन प्रदर्शनों को व्यवधान की तरह पेश करता है। जैसे मुंबई में हुआ, अंबेडकर भवन के विरोध में, गिराने के विरोध में जो लोग आए तो ट्रैफिक जाम बताया गया। एक पल के लिए सोचिए कि अगर छात्रों, किसानों और मजदूरों के प्रदर्शनों की वैधता नहीं बचेगी, तब क्या होगा जब किसी मुद्दे पर सारे राजनीतिक दल हाथ मिला लें, आवाज उठाने की खानापूर्ति कर चुप हो जाएं। हर शहर से धरना प्रदर्शन की जगहों को समाप्त किया जा रहा है। कैंपस में राजनीति ना करने देने की बात चल रही है। तो राजनीति कहां होगी? ब्यूटी पार्लर में या जिमखाना क्लब में? यही कारण है नेताओं ने प्रदर्शन का ठिकाना बदल लिया है। दिल्ली में अब वे एक दूसरे के घरों को घेरने लगे हैं। जंतर मंतर पर कम जाते हैं। वहां पहले से बैठे धरने वाले कहीं उन्हें ना घेर लें कि हमारी आवाज भी सुन लो अपनी आवाज के साथ साथ। सामूहिक रूप से नागरिकों के प्रदर्शनों को, आंदोलनों को विकास विरोधी बताकर अनसुना करने का चलन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कोई व्यक्तिगत संघर्ष को 16 साल तक जारी रखे, बेशक उसे कई लोगों का समर्थन मिला हो, साथ मिला हो, लेकिन यह किसी अजूबे से कम भी नहीं लगता। अगर हमारे भीतर लोकतांत्रिकता धड़कती है तो इरोम शर्मिला की कहानी क्यों नहीं धड़कती है? नेताओं के मुख से बात बात में भारत का लोकतंत्र महान से महानतम हो जाता है। उसी महान लोकतंत्र में इरोम शर्मिला का यह संघर्ष किस मुकाम पर आप रखना चाहेंगे? मैं आपको इरोम के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। 42 साल की हो गई होंगी इरोम शर्मिला। इम्फाल की इस लड़की के 9 भाई बहन हैं। साधारण मजदूर परिवार की यह लड़की, कृषि परिवार की यह लड़की 3 बार में 10वीं पास करती हैं और 12वीं में फेल होने के बाद
अपने पैरों पर खड़ा होने का फैसला करती हैं, टाइपिंग सीखती हैं, सिलाई सीखती हैं और बाद में पत्रकारिता की पढ़ाई भी पढ़ लेती हैं। इम्फाल के अखबारों में उनका कॉलम छपने लगता है। अपनी डायरियों में कविता लिखते लिखते इरोम शर्मिला मणिपुर में बिखरे समाज और सत्ता के क्रूर चेहरों को देखने लगती हैं। साइकिल से शहर और गांव नापने लगती हैं। एक मानवाधिकार संगठन के लिए इंटर्न बनती हैं और आफ्सा कानून के प्रभावों को छानबीन करने के लिए निकलती हैं। इरोम हर बृहस्पतिवार को उपवास रखती थी। ऐसे ही एक बृहस्पतिवार को जब साइकिल से घर लौटी तो पता चला कि मालोम एक जगह है, वहां पर 10 लोग असम राइफल्स के साथ हुई मुठभेड़ में मार दिए गए। इनमें 60 साल की एक महिला थी और 17 साल का एक लड़का भी। यह घटना 2 नवंबर 2000 की है। उस रात इरोम ने कागज पर लिखा था कि शांति की शुरुआत कहां और अंत कहां होगी। इरोम ने फैसला कर लिया कि वे भूख हड़ताल करेंगी। किसी को पता नहीं चला कि इरोम अगले 16 साल तक के लिए लंबे उपवास पर बैठने वाली हैं। मैंने ये जानकारी आप तक दीप्ति प्रिया मेहरोत्रा की किताब से ली है, जिसका नाम है इरोम शर्मिला और मणिपुर जनता की साहस यात्रा। ये किताब हिंदी में भी है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आफ्सा के खिलाफ मणिपुर में भी प्रदर्शन हो रहा है और कश्मीर में भी इसके खिलाफ आवाजें उठती हैं। इरोम का रास्ता कश्मीर की आवाजों से बिल्कुल अलग है। भले ही यह कानून समाप्त नहीं हुआ कहीं भी, लेकिन इसे समाप्त करने की बात करने वालों ने भी इरोम शर्मिला को भुला दिया। नेताओं ने भी इरोम को याद कर कश्मीर को नहीं बताया कि विरोध ही करना है तो एक रास्ता यह भी है। इरोम शर्मिला पर आत्महत्या के प्रयास के कई आरोप भी चल रहे हैं, मुकदमे हैं। अपना फैसला बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार उनकी आवाज सुन नहीं रही है और आंदोलन को कुचलती रही है। इसीलिए दिल्ली को सुनाने के लिए, केंद्र को सुनाने के लिए वो राजनीति में आएंगी। इतने लंबे उपवास के बाद भी इतना लंबा धीरज, कायदे से संसद को तारीफ करनी चाहिए। इस बात के बावजूद कि इरोम की मांग से हम असहमत हैं, लेकिन उनके शांतिपूर्ण और अहिंसक रास्ते का सम्मान भी करते हैं। 7 जनवरी 2015 को वॉल स्ट्रीट जर्नल से इरोम ने कहा था कि वे सामान्य जीवन में प्रवेश करना चाहती हैं, किसी संत या देवी नहीं बनना चाहती। शांति, प्यार और सत्य का दूत बनकर रहना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानती, मगर अखबारों में उनकी बातों मुझे तो नहीं मालूम, मगर अखबारों में पढ़ा है कि इस लंबे संघर्ष के दौरान इरोम किसी से प्यार भी करती रहीं, डेस्मंड कौथिनो। इस ताल्लुकात को लेकर भी विवाद हुआ। उनके आंदोलन को समर्थन करने वालों ने डेस्मंड पर आरोप लगाया कि वो इरोम शर्मिला को बहका रहा है और अफवाह हटाने के आंदोलन को कमजोर कर रहा है। कुछ कमी हमारी भी है। जो आंदोलन करते हम समझते हैं वो सांस भी नहीं लेते होंगे, गीत भी नहीं गाते होंगे। इरोम ने किसी से कुछ नहीं बताया। जिस तरह से उपवास पे बैठते समय उनकी मां को अंदाजा नहीं था, उसी तरह से उपवास तोड़ने के फैसले की भी जानकारी उनकी 84 साल की मां को नहीं मिली। जबकि मीडिया की खबरों के अनुसार उनकी मां ने भी प्रण लिया था कि जब तक ये कानून आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल एक्ट नहीं हटेगा तब तक वो अनशन पर बैठी अपनी बेटी से नहीं मिलेंगी। 16 साल का अनशन समाप्त हो रहा है। चुनावी राजनीति इरोम शर्मिला के लिए कितना जगह बना पाएगी, लेकिन इसमें भी वो एक बड़ा संदेश दे रही हैं उसी युवा को जो चुनावों से भागता है। हम आज प्राइम टाइम में उनके फैसले और उनके कामयाबी उपलब्धि पर बात करेंगे। दीप्ति प्रिया मेहरोत्रा, जिनकी किताब का जिक्र मैंने किया, और किशले भट्टाचार्य हमारे साथ हैं, पत्रकार लेखक, जो पिछली बार भी हमारे कार्यक्रम में आए थे आप लोगों से बात करने के लिए। दीप्ति जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 16 साल के बाद क्या ये हार है या एक तरह से ये इस आंदोलन की असफलता है? इरोम ने ये देखा होगा कि कोई रास्ता नहीं है, तो इसलिए एक जिंदगी को व्यर्थ करना सही नहीं रहेगा। तो उनके अब इस फैसले से क्या जो ये पूरा आंदोलन चल रहा है, जो इस कानून को हटाने का, उसको धक्का पहुंचा या इन्होंने अपने फैसले से उसको धक्का पहुंचाया? मुझे नहीं लगता कि आंदोलन को कोई भी धक्का पहुंचेगा इस फैसले से। इरोम शर्मिला ने ये फैसला स्वयं लिया था, किसी से डिस्कस करके नहीं लिया था कि वो अनशन करेंगी शुरू। पर बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े, बहुत सारी सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशंस और तमाम एकदम साधारण लोग इस मांग के साथ जुड़े, उनके साथ जुड़े। अब उन्होंने स्वयं एक फैसला जो लिया है कि ये अनशन अब वो तोड़ेंगी, तो इसमें भी मुझे लगता है कि जन आंदोलन को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। इनफैक्ट इससे जन आंदोलन के और मजबूत होने की भी एक संभावना है। जन आंदोलन में कोई एक ही जना नहीं होता है।
ये एक जनी थी तो ये एक तरह से एक सेंटर, एक केंद्र बन गई थी, क्योंकि इनका कदम और ये जो कर रही थी वो इतना ही अद्भुत था और इतना कठिन था और इतना कष्टदायी था उनके अपने लिए कि लोग उसके साथ जुड़ रहे थे, उनके साथ निजी तौर पे भी जुड़ रहे थे और उनके सोच के साथ भी जुड़ रहे थे। अब इन्होंने, बहुत से लोगों ने पिछले सालों में जो उनके समर्थक हैं और इस मुद्दे के में उनके साथ हैं, बहुत से लोगों ने इरोम शर्मिला से कहा है कि प्लीज़ आप ये अपना अनशन अभी तोड़ दीजिए। तो उस तरह से ये सिर्फ उनका एक जने का फैसला भी नहीं है। मैं खुद चाहती थी कि वो ये तोड़ दे। मैं पिछले 3-4 साल में 2 चिट्ठियां उनको लिखी और अप्रैल में जब दिल्ली में थी, वो जो दिल्ली के केस के लिए अप्रैल में आई थी, दिल्ली में भी एक केस चल रहा है ना, ये आत्महत्या की चेष्टा का उनके खिलाफ चल रहा था, अप्रैल में डिसाइड हो गया था। तो तब भी मिली थी, तब भी मैंने उनसे एकदम 10 मिनट तक मैं कहती ही गई कि शर्मिला, मुझे लगता है कि आप ये, अब कितना एक इंसान अपने ऊपर पूरे समाज का बीड़ा अपने कंधे पे उठाएगा, ये दर्द उनके समर्थकों के दिल में भी है। तो जितना वो कर सकती थी इस वेपन से, इस तरीके से, उतना कर लिया। इसलिए आप कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए एक तरफ जैसा उनका सेम आंदोलन है, मतलब कश्मीर में तो और भी कई सवाल हैं, पर आफ्सपा की बात आती है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल एक्ट की, कि उसके तहत जातियां होती हैं, उसको कुछ इलाकों से हटा लेना चाहिए या पूरा हटा लेना चाहिए। लेकिन एक तरफ एक शांतिपूर्ण आंदोलन है, जितना मैं जानता हूं, मतलब आप लोग बेहतर जानते होंगे, दोनों ही रास्तों से तो बात नहीं सुनी गई। मुझे लगता है ये थोड़ी सी एक इत्तेफाक है कि जिस दिन शर्मिला ने नवंबर 2000 अनशन में बैठी थी, तो इस ऑफिस से मैंने उत्तर पूर्व में जाके मैं भी वहाँ पे उसी दिन काम शुरू किया था। और ये मुझे शर्म लगता है मुझे ये कहने के लिए कि मुझे 2-3 साल तक मुझे शर्मिला के बारे में कुछ पता ही नहीं था। किसी को पता नहीं था। 2003-2004 तक शर्मिला के बारे में लोगों को पता होने लगा। हमें पता था कि ऐसे कोई अनशन कर रही है, क्योंकि वहां पे जो जन आंदोलन जो आप कह रहे हैं दीपा, मुझे तो कोई जन आंदोलन ना दिखता है ना सुनता है आफ्सपा के खिलाफ। पहले भी नहीं दिखा और अब भी नहीं दिखता। अभी नहीं दिखते। वहां पे वो एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट और डिबेट के आगे लोग जा ही नहीं पाते। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हो गए थे जो शर्मिला को पोस्टर गर्ल बनाकर उसकी अस्तित्व और उसके एग्जिस्टेंस रहे, तो वो शायद थोड़ा सा अपसेट और थोड़ा सा सरप्राइज रहेंगे। लेकिन शर्मिला की जो सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स इस 16 साल में अगर देखा जाए, एक तो है कि ये कंप्लीट जो नैरेटिव जो हम कहते हैं अराउंड ह्यूमन राइट्स अब्यूज हमारे देश में, अराउंड आफ्सपा, ये मेन स्ट्रीम में इसके जो कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ टेलीविजन स्टूडियो से लेकर ओपिनियन पीसेस, एडिट पेजेस, वो शर्मिला की वजह से शुरू हुआ। जो सुप्रीम कोर्ट ने 1500 केस लेकर जो संतोष हेगड़े कमिटी फॉर्म किए थे, जो 6 रैंडमली केस पिकअप करके उन्होंने वो क्या था, अभी सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जो सेना को जो कहा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट की ऊपर, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मणिपुर में पहले बार हियरिंग करने गए थे, ये सारे जो प्रक्रिया ह्यूमन राइट्स अब्यूज और आफ्सपा की खिलाफ और आफ्सपा के ऊपर जो चलते आ रही है, ये पिछले 16 साल से हुआ। ये 16 साल बहुत महत्वपूर्ण है हमारे देश की जो ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक राइट्स को लेकर। आई फील कि शर्मिला अकेली ये चीज जो है आगे ले जा पाई। लेकिन आप कह रहे थे कि संगठन, कई तरह के संगठन बन गए थे, वो जन आंदोलन का रूप नहीं था, पर उन संगठनों का अपना लगता होगा कि अगर हम 10, 20, 50, 100, 1000 हैं तो वो भी एक मूवमेंट ही है। पर वहाँ की जो अपनी राजनीति है, जो निर्वाचित होती है, चुनाव लड़ती है, जो अलग अलग पार्टियों जो सरकार बनाती है, क्या उस राजनीति ने भी इस कानून के खिलाफ आवाज उठाई या इरोम शर्मिला का साथ दिया? केंद्र दिल्ली ने भले नहीं दिया हो, लेकिन वहां उनके स्थानीय राजनीतिक दलों ने, विधायकों ने किस तरह से इस इरोम शर्मिला के उपवास अनशन को देखा? नहीं, बिल्कुल साथ तो नहीं दिए, लेकिन इबो भी कई बार जाकर शर्मिला को समझाया और बोला कि आप अनशन छोड़ दो, लेकिन वो अलग कारण है। और मुझे लगता है कि ये अनाउंसमेंट में सबसे ज़्यादा रिलीफ अगर किसी को
मिल रहा है वो है सरकार को। अब सोच लीजिए कि अगर शर्मिला अनशन में, ये जेल वार्ड में अगर शर्मिला का कुछ हो जाता तो शायद मणिपुर को संभालना बहुत मुश्किल बात होता है। इसीलिए ये 16 साल सरकार ने मुझे पता नहीं कितने रुपए खर्च किया शर्मिला को जिंदा रखने के लिए। तो इसीलिए ये बहुत एक जो चीज हम खैर डिस्कस नहीं कर रहे ये अनाउंसमेंट की बात, लेकिन सबसे ज्यादा रिलीफ अगर किसी को मिला होगा तो वो है सरकार को। लेकिन सरकार, एक चीज है प्रेशर गिरा, सरकार सपोर्ट नहीं किए, लेकिन इबोबी सरकार के ऊपर वो प्रेशर थे जो शर्मिला ने एकदम बिल्कुल साइलेंटली जो प्रेशर वो रेज कर पाए, और इसीलिए वो म्यूनिसिपल एरिया जो है इम्फाल की, वहां से आफ्सपा हटा दिया गया था। तो वो प्रेशर शर्मिला की अंदर ये चीज थे, ये रेजोल्यूट डिटरमिनेंट जो है, बहुत ताकत थे, बिल्कुल बिना आवाज देकर आवाज उठाना। इसीलिए एक उदाहरण है कि हमारे संसदीय राजनीति में देखिए तो ज्यादातर सांसद अब पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, मतलब कोई किसी न किसी खानदान के हैं या साधन संपन्न लोग हैं, इसलिए उनके विरोध में एक तरह की औपचारिकता है, वो भाषण दे के घर चले जाते हैं लंच करने के लिए। लेकिन कोई अंत में कोई गरीब ही निकलता है जो इस तरह की आवाज उठाता है और इतने दूर तक जाता है। बहुत सारे लोग, दीप्ति जी, ये समझना चाहते होंगे कि जैसा अभी किसलेन ने कहा कि आज भले ही उन्होंने अनशन अपना समाप्त करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन जो 16 साल का दौर रहा वो उपलब्धियों का दौर रहा है। तो अगर हम ये ना समझे, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इनके हटने से सरकारों पर और भी दबाव समाप्त हो जाएगा, बाकी आंदोलन बहुत कमजोर पड़ जाएंगे, मतलब जहां से चले थे वहीं पहुंच जाएंगे ये लोग। ये डर तो है, बिल्कुल ये रिस्क तो है, पर ये खतरा तो है, पर इसलिए मुझे लगता है कि जिम्मेदारी पड़ती है औरों पर जो इसको उठाए हुए हैं, क्योंकि एक ही जने ने, मैं बार बार कहूँगी कि एक ही जने से ये इतना बड़ा बदलाव एक जना नहीं लाता है। इनका जो योगदान है वो बहुत ही एकदम अद्भुत है, और इसने इतना सुदृढ़ किया है, इतना ताकत दिया है इस आंदोलन को। पर इन्होंने ये एंटी आफ्सपा आंदोलन, एंटी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, इनका शायद सबको मालूम हो कि, तो एक बार फिर दोहरा रही हूँ कि इनका एक ही डिमांड था, हाँ, कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हटा दी जाए। और इन्होंने कहा था कि जब ये हटाती जाएगी तब मैं अनशन तोड़ूंगी। पर वो तो हटा अब वो 16 साल से हटा नहीं है। दूसरी बात कि ये हटने वाला भी नहीं है, और ये अब प्रकट हुआ कि ये हमको समझ में आया, इनको समझ में आया कि ये हटने वाला नहीं है। पर ये एंटी आफ्सपा आंदोलन शर्मिला से पहले से, ये आफ्सपा कब से है मणिपुर में? 1980 से है। डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट बताया गया था, करार किया गया था, और ठीक है कि लोग जाने, लेकिन अगर यही इसका हासिल ये है कि जागरूकता फैली लेकिन हटा नहीं जी, तो तब भी आप कहेंगे कि उनका अनशन कामयाब रहा? मैं कहूँगी कि कामयाबी जो है, आप ये देखिए कि ताकतें क्या हैं। अब थोड़ा हमको विश्लेषण करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो बहुत सतही हम कहते हैं, है ना। इसको थोड़ा गहराई से देखें कि इसके अंदर ताकतें क्या हैं। ये चिदम्बरम जी ने भी कहा 2 साल 3 साल पहले, 3 साल पहले, हाँ, देश के प्रधानमंत्री और मिनिस्ट्री जो थे उन्होंने भी कहा कि ये हम हटाने की सोच रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में उमर का उस समय सोच था कि ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जम्मू और कश्मीर में भी है, और मणिपुर में भी, और नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्सों में है। और ये बहुत खतरनाक एक एक्ट है, एक इमरजेंसी लॉ है, जिसके तहत इंसान की राइट टू लाइफ नहीं रह जाती। इसको हटाने के लिए, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस को, पर्सनल को ये हक है कि वो किसी को भी शूट एट साइट एंड किल ऑन मेयर सस्पिशन, शक है कि ये लॉ एंड ऑर्डर के उसको मारा जा सकता है, उसको मार के जान से मार सकते हैं। और इम्प्यूनिटी मतलब उनके खिलाफ कोई कार्यवाही, लीगल कार्यवाही नहीं हो सकती आर्मी के या आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री, मिलिट्री के। अच्छा, तो ये समस्या रही। इसकी वजह से कितनी सारे किलिंग्स हुए हैं, डिसअपियरेंसेस, टॉर्चर, बलात्कार, ये डॉक्यूमेंटेड है। ये ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स जो हमारे देश के ही नहीं, औरों ने भी डॉक्यूमेंट किया है। तो ये समस्या है।
अब ये समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई? ये जो एक्ट है एक्चुअली सबसे पहले ये 1942 में जारी हुआ था। हाँ, तो ये कॉलोनियल एक्ट है ये, तो इसको फिर से 1980 में यहाँ लागू किया गया। 58 में नागालैंड के लिए। हम उसकी उतनी पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहते हैं। मेनली मैं ये आपको बस राउंड अप कर रही हूँ आपके प्रश्न का उत्तर कि ये ताकतें जो हैं उनको देखना पड़ेगा कि ताकतें पूरी सरकार की और आर्मी की, हाँ, इसमें है। चिदम्बरम ने जब कहा कि हम इसको हटाने का सोच रहे हैं, एकदम तुरंत ये आया था आर्मी चीफ की तरफ से कि नहीं, ये एक्ट नहीं हट सकता, और वहाँ चुप हो गए थे सब। तो एक इंसान या एक आंदोलन, मैं अभी भी बिल्कुल मानती हूँ कि आंदोलन कुछ है, अगर और इरोम शर्मिला उसकी अभिन्न अंग रही हैं। हाँ, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में वो मायरा आपको लगता है उनका कहना है कि वो चुनाव लड़ेंगी और केस सेंटर को आवाज सुनाएंगी? मतलब जितना 16 साल में इस अनशन के जरिए उन्होंने सुनाया, अब वो एक विधायक बनकर वहां क्या सुनाएंगे? हालांकि अच्छा फैसला है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं वो उसी का वो इस्तेमाल करने की बात कर रही हैं। वो ये नहीं कह रही हैं कि वो बंदूक उठाएंगी या किसी को बंदूक उठा लेना चाहिए। बिल्कुल, एक पूर्ण अहिंसक तरीका उन्होंने जितना हो सकता था उतना कर लिया है, उसका इस्तेमाल, उसका प्रयोग। हाँ, 16 साल तक आज तक किसी ने कोई अनशन नहीं किया। मुझे लगता है कि हम क्यों उनके इस्तेमाल किए, शर्मिला का इस्तेमाल हम भी किए, हम मतलब बाकी देशवासियों, कि शर्मिला एक कोने में जेल वार्ड में अनशन करे और हम खुश है कि आसपा के खिलाफ कोई आवाज उठा रहे, और बाकी लोग कुछ नहीं किए। हमने साल में एक बार जब शर्मिला नवंबर में हम शर्मिला के ऊपर हम रिपोर्ट करते थे कि भाई 15 साल हुए, 12 साल हुए, 10 साल हुए, बस उतना ही हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था ये एक्ट के खिलाफ। बाकी जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स थे वो डॉक्यूमेंट करते थे, कलेक्ट करते थे और जंतर मंतर में मोमबत्ती जलाते थे, वही नवंबर में, बस बाकी खत्म। बाकी शर्मिला वहीं पर थोड़ा सा, क्योंकि मैं कंटिन्यू कर रही हूँ कि ये जैसे एसोसिएशन ऑफ डिसअपियर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के जिन्होंने ये 1500 प्लस केसेस सुप्रीम कोर्ट में डाले हैं, ये प्रक्रिया इसमें बहुत मेहनत गई है कुछ लोगों की। ये ऐसे ही नहीं होता है कि 1500 केसेस ऑफ डिसअपियर्ड पीपल, ऑफ एनकाउंटर्स, इनका कलेक्ट करके तो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स जमीन पे काम रोज कर रहे हैं। और मायरा पाइबीज भी जो हैं, इमाएं जो मणिपुर की एल्डरली महिलाएं हैं, वो एकदम क्या एक्टिविस्ट हैं, और क्या वो उन्होंने कितने बरसों से 1950 दशक से वो इन बातों के, जो पहले तो खैर ड्रग्स और अल्कोहलिज्म के खिलाफ वो सड़क पे मशालों के साथ निकल जाते। इतना डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ मैं, थोड़ा सा। हाँ, मतलब वो एक तो बात है कि आपका जो कानून है उसकी विसंगतियां तो हैं सामने। मतलब मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता था अपने दर्शकों के बीच में कि जहां लोग 4 बार प्रदर्शनों में नहीं जाते हैं, एक ऐसी धारणा बन गई है कि प्रदर्शनों में जाना एक बुरी बात है। वो कोई, आप कैंपस में हैं तो आप सरकार के टैक्स के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं। वैसे स्थिति में एक संघर्ष है, इसका कोई महत्व तो होगा ना इसका। अगर किसी ने इस साधना के साथ, गांधी ने भी इतना लंबा उपवास कभी नहीं किया, मतलब वो तोड़ते रहे, वापस आते रहे, तोड़ते रहे, एक सीमा तक जाते रहे, लेकिन 16 साल तक लंबा एक इरोम शर्मिला अकेले, आप खुद ही कह रहे हैं कि सबने, मीडिया ने भी एक उत्सव के एक दिन या एक हफ्ता देखा, लेकिन बाकी दिनों में तो अकेले वो बिना अन्न के, वो पाइप के जरिए वो पानी लेकर जीती रही। वो पानी, दूध उनको दिया गया पर जिंदा रखने के लिए। पर ये जरूर है, तो गौतम बुद्ध ने भी शायद 8 साल तक कहा जाता है कि उपवास किया था। हाँ। तो ऐसा कोई उपवास किसी ने कहीं इतिहास में किया नहीं है। ये बहुत ही एक तपस्या है और एक योगदान है। पर इसको अब आप कहेंगे कि क्या होगा इसके बाद, तो प्रतीकात्मक तौर पे वो एक प्रतीक बन के रह गई थी। जैसे अब भी कह रहे हैं कि सब एक हो सकता है कि लोग इस्तेमाल कर रहे थे, कि या मैं कहूँगी इस्तेमाल शब्द में न लेके कि अपनी जिम्मेदारी उनके कंधों पे दी हुई थी। पर तो इसके अलावा भी किस लिए, अगर वो अहिंसक आंदोलन है, वो अपना ही नुकसान, अगर इस तरह से सब कुछ अपने ऊपर लेकर इस कठोर साधना से गुजर रही हैं, फिर भी हमारे नेताओं ने उनको प्रतीक नहीं बनाया ना। सबने, सारे जो लोकतंत्र के जितने भी स्टेक होल्डर हैं, सबने छोड़ा। मतलब तो ब्रिटिश सरकार ने छोड़ा। क्या ये बेहतर रास्ता नहीं था?
ये थोड़ा अति जरूर, अगर गांधी भी होते तो कहते कि हाँ ये अति है थोड़ा सा, उनको कभी तोड़ना चाहिए अनशन, फिर बाद में शुरू करना चाहिए। लेकिन इतना लंबा उदाहरण दुनिया, आप खुद ही कह रहे हैं कि दुनिया में ऐसा नहीं। लेकिन ये जो चीज आपने जो सवाल उठाया, ये सवाल मुझे लगता है कि शर्मिला की 16 साल अनशन और बाकी लीडर्स की इग्नोरेंस, ये इंडिफरेंस जो है, इसमें और एक बहुत बड़ा सवाल खड़े हो जाते हैं, जो कि मणिपुर, उत्तर पूर्व और कश्मीर ये भारत के हिस्सा है या नहीं। क्योंकि यहाँ की जो लीडर्स है, यहाँ के जो पॉलिटिशियंस है, हम उस वहाँ के जो ज़मीन को, वहाँ के जगह को हम जियोग्राफिकल टेरिटरी के हिसाब से देखते हैं, भारत की सीमा। लेकिन वहाँ के लोग हमारे, हम जैसे भारत के लोग है या नहीं, और जो चीज़, जो मुद्दा लेकर वहाँ पर इतने सारे डिस्टर्बेंसेस, इतने सारे डिसेंट्स, और आपको लगता है कि जो नई दिल्ली हुकूमत के जो यहाँ जो बड़े राजनीतिक दल हैं, उन सबको, मतलब सरकार के अलावा सबको इस संघर्ष को कम से कम सम्मान करना चाहिए था, मैंने एक्नॉलेज करना चाहिए था कि आपने अपना अनशन समाप्त करने का फैसला किया है, तो हम स्वागत करते हैं इसका। आज भले ही असहमत है, यही तो होता था आजादी के संघर्ष के दिनों में, कम से कम इतनी बात तो होती थी। आज महाश्वेता देवी आज नहीं रहे, आज गुजर गए, लेकिन बात करेंगे उनके बारे में। और वो मिलना चाहते थे शर्मिला को, मुलाकात की परमिशन नहीं दे गए थे। पर मैं मुलाकात करना चाहता हूं। मेरा बस इतना, मेरा इस पे चर्चा करने का यही है कि अक्सर हम अहिंसक आंदोलनों का रास्ता ढूंढते हैं, हिंसक आंदोलनों से शिकायत करते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि हमारे लोकतंत्र का जो डमरू पीटने वाले नेता हैं, मैंने उसमें इतनी भी साहस नहीं है किसी भी, मुझे ध्यान नहीं आया, हो सकता अगर किसी एक दो ने बयान दिया हो, किसी बड़े स्तर के नेता ने यह कहा हो कि आपके इस लंबी संघर्ष यात्रा का हम सम्मान करते हैं। ये स्तर, इस स्तर पर हमारा लोकतंत्र पहुंच गया। ठीक है, हम असहमत हैं, हम नहीं हटाएंगे अफवाह, आपकी एक बात है कि इसको हटा देना चाहिए, हमारी अपनी जरूरत है कि हम इसे नहीं हटाएंगे। पर इन सब के बीच एक नागरिक इतनी लंबी संघर्ष यात्रा के साथ गुजरा है, और जो लोकतंत्र के विपक्ष के लोग एक दूसरे के साथ हाय हेलो करते हैं, सब वो एक दूसरे के संघर्षों का एक्नॉलेजमेंट करते हैं, लेकिन किसी नागरिक ने नहीं किया है। तो इसलिए नागरिकों को समझना चाहिए कि लोकतंत्र में जो ऑफिशियल राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक क्लब के रूप में बनती जा रही हैं। रविश, आज अगर गांधी भी होते और अनशन कर रहे होते तो उनको भी जेल में ये कह के कि वो आत्महत्या की चेष्टा कर रहे हैं, केस कर रख दिया जाता। हाँ, ये क्या विडंबना है कि एक इंसान एक पॉलिटिकल एक डिमांड लेकर लोगों के लिए अनशन कर रहे हैं और उनको 16 साल तक। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप उनके ऊपर किताब लिखने के दौरान हमारे दर्शकों को, मैं मान के चलता हूं कि बहुत से लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं मालूम होंगी, हम लोगों को भी नहीं मालूम होगी। इस किताब को मैं पढ़ा था, आपने जब आई थी उसके बाद मैं भूल ही गया था, तो सुबह दोबारा से पढ़नी पड़ी इस किताब को, तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था, मैं कुछ भी नहीं जानता था। कुछ बता सकती हैं कि क्या बात है इस महिला में, इरोम शर्मिला में, कि इतनी लंबे समय तक इस हिम्मत के साथ वो जुटी रही? कोई भी बिखर जाता, मतलब खासकर जो कवि है, जो इसने सारी जो भी, मतलब ऐसा क्या आपको नजर आया? क्या वो शुरू से ही 1-2 साल से ही रिग्रेट करने लगी थी कि इसको तोड़ देना है? जैसे हम वॉल स्ट्रीट जर्नल का उदाहरण दिया कि 2015 में वो पत्रकार से कह रही हैं कि वो एक सामान्य जीवन में लौटना चाहती हैं। जी, वो कवि हैं और वो एकदम एक, क्या कहेंगे, उनको समर्पित, जो जैसे अगर अहिंसा और गांधी के मार्ग पे ही जो सत्य अहिंसा का मार्ग है, मुझे लगता है वो उस पे एकदम समर्पित हैं अंदर से, गहराई से, और एकदम अंदर और गहराई के अलावा क्या कहें, क्योंकि वो एकदम ना किसी समूह का एकदम अंग है। हाँ, उन्होंने काम किया है महिला समूहों के साथ, सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। उनके अंदर ये जो भावना है वो एक तरह से एक आध्यात्मिक भी है, पर आध्यात्म को बहुत तरह तरह से लोग किसी धर्म में बांध देते हैं। मुझे लगता है वो, जब मैं उनसे पहली बार मिली, मैं राजनीति शास्त्र पढ़ा रही थी कुछ, और अहिंसा इनफैक्ट पढ़ा रही थी, गांधी, मार्टिन लूथर किंग। तो मेरे को वो दिल्ली आई थी 2006 में, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में थी। तो लेडी श्रीराम से मैं बस उनके पास अपना रिस्पेक्ट देने गई कि मैं ये सब पढ़ा रही हूँ और एक जीती जागती एक यहाँ पे इंसान है जो अहिंसक पाथ पे।
और जेल वो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के कमरे में जब मैं गई, मुझे लगा था कि वो ऐसे लेटी होंगी, 6 साल से कुछ खाया पिया नहीं है जिस इंसान में, वो अच्छे से आलती पालती मार के बेड पे बैठी थी। इस प्राइवेट वार्ड था और सरकार ने रखा था उनको जिंदा रखने के लिए, तो प्राइवेट वार्ड था, उसमें बैठी, उनकी इतनी सारी किताबें रवीश, हाँ उसमें क्या क्या था, उसमें हिमालयन मास्टर्स कुछ, ये जो मास्टर हिंदू कुछ ये संत, उसमें कुरान, उसमें बाइबल, उसमें शे गुएवारा का मोटरसाइकिल डायरीज, हाँ उसमें मणिपुरी कविताएं, उसमें जापानीज फोक स्टोरीज, हाँ और बिस्तर पे पड़े पड़े उन किताबों से वो दुनिया जी रही थी। नहीं, अच्छे से बैठ के अच्छे से दुनिया से वो इतने वाकिफ हैं। तो मेरी वो रिस्पेक्ट्स देने जो मैं आई थी, उन्होंने तुरंत मेरे से पूछने लगी मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में, मेरी बेटी में, और इतना रुचि लेकर, इतना गहराई से, फिर अपने 9 भाई बहनों के बारे, अपनी माँ, अपनी मणिपुर शब्द मुझे बताने लगी, पहाड़ का ये शब्द है, इतना प्यार उनको अपने होमलैंड जो कहती हैं, हाँ मणिपुर के लिए, और मदरलैंड कहती हैं, होमलैंड कहती हैं, और इतनी बातें उनके अंदर जो हैं, वो हमारी दोस्ती एक तरह की हो गई, हाँ क्योंकि फिर मेरे पास एक पुस्तक थी चिनुआ अचीब की, थिंग्स फॉल अपार्ट, छोटी सी अफ्रीकन, वो उन्होंने कहा प्लीज मैं रख लूँ, 1 हफ्ते में पढ़ लूंगी, तो वापस तो फिर जाना ही जाना था। वो इस तरह की इंसान है कि पूरी दुनिया में इंटरेस्ट लेना और हर एक के में इंटरेस्ट लेना। गिलहरी के बारे में वो रोज़ चलती थी, तो मैं चलती थी उनके साथ फिर, हाँ तो जेल में, ये कि वो गिलहरी क्या खाती है, ऐसी गिलहरी वहाँ नहीं होती है हमारे यहाँ, हाँ तो नेचर, कुदरत में के बहुत करीब, कल्चरली बहुत 16 साल ने साधक बना दिया। आप कुछ सुना रहे थे? हाँ नहीं, मैं लास्ट में मेरा जो मुलाकात हुई शर्मिला के साथ, शर्मिला की कुछ चीज़ें जो है, एक तो है बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, मुस्कुराहट, मतलब हर टाइम कभी भी मैं देखा नहीं कि मतलब बहुत गुस्से में है वो, और जैसे दीपा जी ने कहा कि दुनिया के बारे में सब कुछ उनको पता है, वो किताब के जरिए से, और चिट्ठी जो लिखते थे, वो जितने भी अवार्ड और जितने भी पैसे उनको मिलते थे वो बांट देते थे, ये सब लोगों को पता नहीं है, और कभी भी कुछ एग्रेसिवली कुछ नहीं बोलते थे, वो कहते थे सिर्फ, कभी गुस्से में आपने नहीं देखा? मैंने कभी गुस्से में नहीं देखा, योगा करने वाली भाषा की मैंने देखा, गुस्सा भी बहुत है उनके अंदर, क्योंकि नहीं तो हाँ मतलब गुस्सा भी और रोना भी नॉर्मल है, गुस्सा भी रोना भी, रोई खूब एक दिन योगा करती थी। एक बात बताइए, और एक चीज मैंने पूछा था कि यार लोग जानना चाहते हैं कि आप कैसे, ये मतलब तब 10 साल हो गए थे, मैंने बोला कैसे 10 साल आपने कैसे ऐसे अनशन में, ऐसे कमरे के अंदर, तो उन्होंने बोला, अंग्रेजी में बोला कि द ओनली थिंग दैट आई सी अराउंड मी, द इंस्पिरेशन इज माई सराउंडिंग। तो बहुत फिलोसॉफिक कुछ नहीं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, बस सराउंडिंग देखकर जो है, नेचर है, ये है, किताब है, उसी से वो इंस्पायर होते थे। फिर मैंने सेम प्रश्न पूछा, मैंने बोला कि नहीं अब बताइए कि कैसे, ये कैसे, कहाँ से स्ट्रेंथ कहाँ से होते हैं? बोलते मेरे विवेक। तो उनके विवेक जो है, तो वो चीज जो है वो शर्मिला इन सब संघर्ष यात्राओं को हम मतलब हम भी ठीक है समझने के प्रयास में ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि वो 10 बातें, वो कौन सी ऐसी बात होगी जो आपको वहां तक ले जाती है, लेकिन सचमुच जो जीता है उसमें, और इन सब के बीच में उनको वो जो मैं पढ़ रहा था कि जो मीडिया की रिपोर्ट, उनको इश्क भी हुआ। हाँ तो ये हुआ कि जैसे जहाँ तक उन्होंने वैसे ये तो हुआ ही है। मुझे एक मैं पहले कहूँगी कि निजी जिंदगी हर इंसान की होती है, तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि हर एक जिंदगी की वो एक प्राइवेसी रिस्पेक्ट करना मेरा पूछने का मकसद उसमें झांकने का नहीं है, पर मैं उसे उनके संघर्ष में ही जोड़ के देख रहा हूँ कि लोग भी समझें कि ये एक जीवन है पूरा उसमें, इसलिए क्योंकि ये भी आयाम हर एक इंसान के में होते हैं कि हम अब वो जो आज़ाद होंगी, चल सकती हैं सड़क पे, खाना खाएंगी, पानी पिएंगी, पानी नहीं पिया 16 साल तक, अपने 16 साल तक पानी नहीं पिया, मैंने वो जो भी ट्यूब में आया पर पानी अपने होठों से नहीं पिया है। अच्छा, मैंने और ये जो इश्क का मामला है, ये भी उनकी जिंदगी में आया इस दौरान। एक जना जो उनकी एक्चुअली मेरी पुस्तक पढ़ के शायद उनको भी पहली बार पता चला, तो वो जहाँ तक मैंने सुना है वो बहुत प्रभावित हुए इनसे। थोड़ा सा कम है, पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपको
आपको खुशी हुई इस फैसले से? बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि उनकी एक जिंदगी है जिसमें एक आयाम उन्होंने जितना कर सकता है कि इंसान उतना कर लिया। क्या मेरा ये सवाल सही था कि हिंदुस्तान जैसे मजबूत लोकतंत्र को अपने एक नागरिक के इस लोकतांत्रिक संघर्ष का कम से कम एक्नॉलेजमेंट करना बिल्कुल चाहिए? करना चाहिए, बहुत करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए जब वो खाएंगी, सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। और मुझे लगता है बेल्जियम और इथियोपिया का भी जन्म दिवस लोग ट्वीट करके मनाने लगे हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चैलेंज जो है इंडियन डेमोक्रेसी को जिसने दिया वो है शर्मिला ने, इरोम शर्मिला ने। और मुझे लगता है कि ये अनशन जो ये छोड़ रहे हैं, तो क्यों ना हम 100 लोग जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हम लगातार एक रिले अनशन पे बैठे बिल्कुल। और रोज एक दिन तो हम भूखा रह सकते हैं मिलिटराइजेशन के खिलाफ। बहुत शुक्रिया दीप्ति जी, किशलेदा आपका भी। हम जरूर इस दुविधा से गुजरे कि टेलीविजन ने हिंदी के दर्शकों को या तमाम दर्शकों को जिस तरह से उत्तेजना वाले विषयों की आदत डाल दी है, कोई इरोम शर्मिला के 16 साल के संघर्ष को सुनने के लिए कितना धीरज बचा होगा किसी दर्शक में। शायद बहुत सारे लोग चैनल बदल के चले भी गए होंगे। लेकिन ब्रेक के बाद ये जो किताब मैंने दिखाई, जिसका जिक्र किया, इसकी प्रस्तावना महाश्वेता देवी ने लिखी है। इस किताब की, इसकी प्रस्तावना में महाश्वेता देवी का उनका नाम है। और इरोम शर्मिला ने कहा था कि वो देवी नहीं बनना चाहती हैं। महाश्वेता देवी आज के दिन हमारे बीच नहीं रही। ब्रेक के बाद हम उनके बारे में बात करेंगे। मेरा ये विश्वास रहा है कि असली इतिहास आम लोगों द्वारा बनाया जाता है। मैं अक्सर इसे बार बार प्रकट होता देखती हूँ, तरह तरह के रूपों में, लोक कथाओं में, गीतों में, मिथकों में, किंवदंतियों में, जिसे आम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपने साथ लिए चलते हैं। मेरे लेखन का कारण और उसकी प्रेरणा ये आम लोग हैं जो शोषित हैं, जिनका इस्तेमाल होता रहा है और जो फिर भी हार नहीं मानते। मेरे लिए लेखन के लिए तत्वों के स्रोत इन नेक पीड़ित जनों में हैं। मैं अपने कच्चे माल के लिए कहीं और क्यों देखूं, जब से मैं उन्हें जानने लगी हूं। कभी कभी तो मुझे लगता है मेरा लेखन दरअसल उनका किया हुआ काम है। ये महाश्वेता देवी की पंक्तियां हैं जो अब हमारे बीच नहीं हैं। गुरुवार दोपहर कोलकाता के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। महाश्वेता देवी की जीवन यात्रा के बारे में बता पाना संपूर्ण रूप से टीवी के बस की बात नहीं है और एंकर के बस की तो बिल्कुल ही बात नहीं है। अखबार का एक पन्ना भी कम पड़ सकता है। वो इतना कुछ इसलिए लिख गई क्योंकि वो लिखने से पहले जंगलों, खेतों, पहाड़ों में चला करती थीं, रहा करती थीं। एक बंगाली भद्रलोक परिवार में पैदा हुई। उनके पिता मनीष घटक अपने समय के जाने माने कवि रहे। चाचा ऋत्विक घटक बड़े फिल्मकारों में गिने गए। बेटे नवारुण भट्टाचार्य बांग्ला के जाने माने कवि हुए, जिन्होंने मृत्यु उपत्यका नहीं है मेरा देश जैसी गजब की कविता लिखी। संस्कृति के इस शीश महल में, हालांकि वो पूरी तरह शीश महल नहीं था, उसकी भी अपनी पथरीली सच्चाइयां थीं। महाश्वेता देवी चाहती तो ताउम्र पड़ी रहती और तब भी शायद कुछ ऐसा लिख पढ़ लेती जिससे उन्हें महान होने का तमगा मिल जाता। लेकिन महाश्वेता देवी इस तमगे, इस महानता के लिए नहीं बनी थीं। वे मामूली लोगों के लिए, मामूली लोगों के जीवन में इतिहास को धड़कता देखती थीं। वे पैदा ढाका में हुई, पढ़ी विश्व भारती में, पली कोलकाता में, लेकिन असली जीवन उन्होंने जंगलों, पहाड़ों में जिया। उन्होंने बंधुआ मजदूरों के लिए काम किया, आदिवासियों के लिए काम किया। उनकी लड़ाई लड़ती रहीं, जिसे डीनोटिफाइड ट्राइब कहते हैं, यानी वे जनजातियां जिन्हें अंग्रेजों ने चोर उचक्का करार दिया और जिनके साथ सामाजिक तौर पर आजादी के बाद भी वही सलूक होता रहा। उनका आत्मसम्मान लौटाने की सबसे तीखी लड़ाई महाश्वेता देवी ने ही लड़ी। यहीं से उन्होंने अपने लेखन के सूत्र भी लिए। ऐसी विनम्रता तभी आती है जब आप अपने लेखन को जीवन के आईने में रखकर देखते हैं। महाश्वेता यही करती रहीं। यह अनायास नहीं है कि अग्निगर्भ, जंगल के दावेदार, चोट्टी मुंडा के तीर और 1084 की मां जैसे उपन्यासों के नायक, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू जैसे आदिवासी नेता और मामूली लोग दिखते हैं।
नक्सलवाद की विडंबना दिखती है। वे झांसी की रानी पर भी पूरा उपन्यास लिख देती हैं। हमारे कुछ सहयोगियों ने महाश्वेता देवी की अनंत कहानियों के कुछ प्रसंग पढ़े हैं आपके लिए। हमारी बस इतनी ही कोशिश है कि जो लेखक हमारे बीच से, जो रचनाकार हमारे बीच से गया है, हम उनकी रचना को पढ़ते हुए उन्हें याद करें। मैजिस्ट्रेट ने जवाब तलब किया था, मणि बाबू आप ऐसी खबरें क्यों छापते हैं? बाबूजी ने जवाब दिया, क्योंकि यही सब घट जो रहा है। मैजिस्ट्रेट ने अगला सवाल किया, अनंग बाबू के बारे में इतना कुछ लिखने की क्या जरूरत थी? बाबूजी का जवाब था, जरूरत थी। अनंग बाबू जैसी उम्र का शख्स इस आंदोलन में शामिल है, उनका पिछला इतिहास जनता नहीं जानना चाहेगी। मैजिस्ट्रेट ने मानो हथियार डाल दिए। अब मैं आपसे क्या कहूं? बाबूजी का साफ जवाब था, कुछ मत कहिए, मुमकिन है आपकी बात मैं ना मानूं। मैजिस्ट्रेट ने अफसोस जाहिर किया, आपका अपना बेटा भी उग्रपंथी हो गया है, वेरी सैड। आप ठहरे अहम हस्ती। बाबूजी के पास इसका भी जवाब था, देखिए जब मैंने राजनीति की, अपने पिता की बात नहीं मानी, इसलिए बेटे को रोकने वाला मैं कौन होता हूं? वैसे मुझे नहीं लगता कि वह गलत कर रहा है। जज ने फिर पूछा, यानी अखबारों में आप इस किस्म की खबरें छापते रहेंगे? बाबूजी ने छूटते ही जवाब दिया, देखिए मेरे जिला सफर में अगर मेरे बंदी बच्चों पर गोलियां चल सकती हैं तो अखबार वह खबर दे ही सकता है और आप अपने फैसले मुताबिक कदम उठा सकते हैं। राधा कृष्ण प्रकाशन से ग्राम बांग्ला उपन्यास का अंश। मैं समझती हूँ कि भारत का गरीब आदमी निरक्षर भले हो, अशिक्षित नहीं है। उसने युगों युगों से अन्याय सहा है। वह सफेद और काले का अर्थ समझता है। किस चीज के लिए लड़ना होगा वह जानता है और उस लड़ाई का संदर्भ क्या होगा यह वही तय करेगा। गांव के गरीब को हम बताने और सिखाने जाएंगे, उससे कुछ सीखेंगे नहीं। यह हमारी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। उसके पक्ष में सबसे बड़ी बात यह है कि महीने में 4 से 5 रुपए की आमदनी करके पत्ते और कंदमूल खाकर भी वह जिंदा रहता है और इस तरह साबित करता है कि वह जिंदा रहना, टिका रहना जानता है। वह यह भी जानता है कि बिना किसी अन्य समाज के सीखे अपनी ही कोशिश और स्फूर्ति से सिद्धू, कानू और बिरसा और दूसरे असंख्य लोगों ने एक सार्थक संग्राम का गठन किया था। उनका भी अपना एक प्लान था, हमारी तरह। जैसे हमारा एक मकसद था वैसे उनका भी। हमें धोखा देकर खत्म करना, यही उनका मकसद था। पैसा, रुतबा, ताकत, इन सब की हमारे लिए कोई अहमियत नहीं, पर यही वो खूबसूरत इनाम है जिन्होंने उनको फुसला लिया था। उनको जो साथ तो आए पर सिर्फ दगा देने के इरादे से। ये जो चाह है कुछ पाने की, जल्दी से कुछ हासिल कर लेने की, इसको पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। लोग क्यों नहीं आएंगे? लोग दोस्त बनकर आएंगे और वक्त आने पर दगा दे जाएंगे। शायद हम क्रांति की राह में बहे जा रहे थे, हमें असलियत का अंदाजा नहीं रहा। आकाश की तरफ उठी हुई आंखें देख नहीं पा रही थी हमारी अपनी ही कमियां, गलतियां, राह से पिछुड़ती टूटती ये पगडंडियां। मारने वाला पीछा कर रहा था और उसे इशारा देने वाला वही था जिसे हम अपने साथ लिए चल रहे थे। 1084 की मां से। महाश्वेता देवी के मशहूर उपन्यास चोट्टी मुंडा के तीर का एक अंश, उनकी स्मृति और उनको श्रद्धांजलि के साथ। आदमी का नाम था चोट्टी मुंडा। चोट्टी एक नदी का नाम भी है। नदी के नाम पर उसका नाम होने की एक कहानी भी है। उसको लेकर हमेशा तरह तरह के किस्से चलते रहते हैं। कहते हैं कि उसका पुरखा पोर्ती मुंडा जहां कहीं भी जाता, वहां मिट्टी से या तो अवरक निकलती या फिर कोयला। इसका नतीजा ये हुआ कि उसे लेकर भी बहुत सारी बातें चली। पूर्ति अपनी पत्नी, लड़के, लड़की सबको चाईबासा से लेकर पलामू चला आया। वहां जंगल साफ करके उसने वहीं रहने का इंतजाम किया। इस बार उसके खेत की मिट्टी के नीचे से निकले पत्थर के औजार।
फिर उसे लेकर बातें चली और एक दिन उसके यहां अचानक कई लोग चले आए, अंग्रेज, बंगाली, बिहारी, तरह तरह के लोग, और उन सब ने उसे ठिकाने से हटा दिया। जब प्रस्तर युग के औजार मिले हैं तो उस क्षेत्र पर पुरातत्व विभाग का अधिकार है। उसका मन टूट गया। उसके मिट्टी खोदने पर कोयला या अभ्रक क्यों निकल जाता है और साथ ही साथ पहुंच जाते हैं अंग्रेज, बंगाली, बिहारी, तरह तरह के लोग। इसका कारण क्या है? उसे कहीं शांति से रहने क्यों नहीं दिया जाता? वह कैसी ही निर्जन जगह क्यों न जाए, वहां की मिट्टी के नीचे से कुछ न कुछ जरूर निकल आता है। फिर वहां धीरे धीरे अच्छी खासी बस्ती बन जाती है। उसकी मुंडा धरती और भी छोटी होती चली जाएगी। उसे तो कुछ नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा गांव हो जहां सब रहने वाले आदिवासी हों, हरम देवता की पूजा करने वाले, पाहन के अनुगत। उसकी पत्नी ने भी यही बात कही। बोली, तुम जहां जाते हो वहां की मिट्टी के नीचे तरह तरह की चीजें क्यों निकल पड़ती हैं? चलो कहीं और चलें। उन्होंने फिर चोट्टी नदी के किनारे घर बसाया।